नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद भगदड़, 3 की मौत और 50 घायल। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते रोकी गई चारधाम यात्रा, यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटा, 9 मजदूर लापता। मन की बात का 123वां एपिसोड, पीएम बोले इमरजेंसी में लोगों को प्रताड़ित किया गया। अहमदाबाद विमान हादसा, साजिश समेत हर एंगल से होगी जांच, केंद्रीय मंत्री बोले ब्लैक बॉक्स भारत के पास। राजा मर्डर ब्रोकर शिलोंग को लेकर इंदौर पहुंची शिलोंग पुलिस, घर में तलाशी सोनम के जेवर और दस्तावेज, आज भी कई ठिकानों पर सर्चिंग करेगी। भरतपुर में टनों और मिट्टी में दबे 10 लोग, 4 की मौत, पाइपलाइन खुदाई की साइट में हादसा, सभी ग्रामीण यूपी के रहने वाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पुरी के एसपी और कलेक्टर हटाए गए हैं। आज जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़ मची थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुरी से एसपी और कलेक्टर हटाए गए। सुबह हुई भगदड़ में 3 लोगों की हुई थी मौत, भीड़ से हुई भगदड़ में करीब 50 लोग घायल। तो जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई। पचास से अधिक लोग बताए जा रहे हैं कि घायल हैं। पुरी के एसपी और कलेक्टर हटाए गए हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई। तो सुबह हुई भगदड़ में 3 लोगों की मौत हुई थी। भीड़ से हुई भगदड़ में करीब 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुरी के एसपी और कलेक्टर हटाए गए हैं। तो भीड़ से हुई भगदड़ में करीब 50 से ज्यादा लोग हटाए गए हैं। पुरी के एसपी और कलेक्टर हटाए गए हैं। और आज जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़ मची थी। पुरी के एसपी और कलेक्टर हटाए गए। भीड़ से हुई भगदड़ में करीब 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और पुरी के एसपी और कलेक्टर हटाए गए हैं। आगरा से खबर बता देते हैं। चंबल परियोजना बनी जानलेवा, हादसे का कारण और गहरे गड्ढे में दबे 8 ग्रामीण, मची अफरा तफरी। पीली मिट्टी लेने गए थे ग्रामीण, अचानक गिरा मिट्टी का ढेर। ग्रामीणों की मदद से निकाले गए दबे लोग। भरतपुर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत और 2 की मौत बताई जा रही है। घटना में 3 महिलाएं और अन्य 1 पुरुष भी बताया जा रहा है। यूपी के दाऊदपुर पंचायत ओतू के निवासी थे सभी मृतक। राजस्थान यूपी सीमा पर हुआ दर्दनाक हादसा। मौके पर पहुंची फतेहपुर सीकरी और राजस्थान पुलिस। गांव में पसरा मातम, हादसे से गमगीन हुआ पूरा क्षेत्र।
अजयेंद्र चौहान इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजयेंद्र, इतना बड़ा हादसा हुआ है और महिलाएं पुरुष भी मृतकों में शामिल हैं, पूरी जानकारी क्या है, विस्तार से दीजिए। देखिए, आगरा में चंबल परियोजना के तहत राजस्थान सीमा में आगरा और राजस्थान की सीमा में पाइपलाइन खोदी जा रही थी और वो यहाँ मौत की खाई बन गई। क्योंकि यहाँ की अगर बात करें तो आगरा के उत्तर प्रदेश सीमा के दाऊदपुर जो पंचायत है, यहाँ पर ये पाइपलाइन खुद रही थी और उसमें करीबन 10 फुट गहरे गड्ढे में यहाँ पर जब ये पीली मिट्टी है तो यहाँ आसपास के लोग तकरीबन 12 लोग यहाँ पीली मिट्टी लेने के लिए आए थे और पीली मिट्टी की ये खुदाई करने लगे और खुदाई करते समय अचानक ऊपर से मिट्टी की ढाई गिर गई और उसमें तकरीबन 8 लोग दब गए। कुल मिलाकर 3 पुरुष और 1 महिला सहित 4 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों को राजस्थान में इलाज के लिए भरतपुर भेजा गया है, लेकिन सभी जो मृतक हैं वो मृतक आगरा के रहने वाले हैं। एक ग्राम का प्रधान है, ग्राम प्रधान ने बताया कि एक महिला के सहित 3 लोगों की मौत हो चुकी है और ये जो घटनास्थल है ये राजस्थान और फतेहपुर सीकरी के दोनों के ही इलाकों के बीच में आता है और ये चंबल परियोजना के तहत पाइपलाइन का काम यहाँ पर चल रहा था। जो लाइन पूरी खुदी हुई थी, वहीं पीली मिट्टी को लेने के लिए ये लोग यहाँ पर आए और उसकी खुदाई के वक्त ये हादसा हुआ। फिलहाल जो घायल हैं उनको निकाल लिया गया है और कुल मिलाकर 8 लोग दबे थे, जिनमें 4 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया अजयेंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। तो गांव में मातम पसरा, हादसे से गमगीन है पूरा माहौल। और वही सहारनपुर से खबर, आफत बन रही बारिश और नदियों की बाढ़। बरसाती नदी पार करते समय देखा जा रहा है कि जलस्तर चूंकि बढ़ चुका है यमुना का और नदी से गुजर रहा खनिज से लदा ट्रक नदी के बीच फंसा। ट्रक के चालक परिचालक ट्रक के ऊपर चढ़े हैं, वहीं बमुश्किल जान बचाकर ट्रक के ऊपर चढ़े चालक परिचालक। घंटों अटकी रही चालक परिचालक की सांसें। भीड़ ने रस्सी की मदद से दोनों को सकुशल बचाया। नदी में आई बाढ़ में ट्रक पूरी तरह से डूबा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गांव भुड्डी के पास स्थित बूढ़ी यमुना नदी का वीडियो, थाना मिर्जापुर इलाके की बताई जा रही है घटना। नशे में डूबता बचपन कहावत नहीं, हकीकत है। नशे में मदहोश बच्चे नजरा कानपुर सेंट्रल और स्टेशन का बताया जा रहा है और ये आपको चूंकि रिपोर्ट भी है वो भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से बचपन मदहोश है और बचपन में वो जो सपनों और मुस्कान और मासूमियत का आईना पेश कर दे। लेकिन कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर ये क्या देखा जा रहा है, चौंकाने वाली तस्वीरें। दरअसल सेंट्रल स्टेशन की तस्वीरें आपके
रोंगटे खड़ी कर देगी। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में उनके हाथों में व्हाइटनर और सॉल्यूशन की ट्यूब है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 9 का पुल और जहां हर रोज हजारों मुसाफिर गुजरते हैं, यही मौजूद है वो तस्वीर जिसे देखने के बाद शायद आप कभी इन रास्तों से गुजरना भी मुनासिब ना समझे और अपना नजरिया भी बदल देंगे। 5 से 12 साल की उम्र के दर्जनों बच्चे नशे की गिरफ्त में हैं। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बच्चे व्हाइटनर और सॉल्यूशन नशा करते हैं, जिन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। यही नहीं, स्टेशन उन बच्चों का घर भी बन गया है। सच है कि बचपन अच्छाई बुराई और जीवन के उतार चढ़ाव से परे होता है। बचपन जिंदगी का सबसे सुनहरा वक्त होता है, लेकिन इन बच्चों को देखकर आपका इन सब बातों से भरोसा उठ जाएगा। जिस उम्र में बच्चों के हाथ में खिलौने और कलम होने चाहिए, उस उम्र में इन बच्चों के हाथ नशा है। वह सस्ते नशे को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहें। कम उम्र के बच्चे बहुत ही खतरनाक नशे का शिकार हो रहे हैं। अगर इन बच्चों का बचपन ऐसा है तो जवानी कैसी होगी और क्या भविष्य होगा। बचपना बीत गया। और ये जो कपड़े में डाल के तो क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। कितनी देर तक नशा रहता है भैया? जब तक कपड़ा रहेगा जब हार रहेगा। कैसे नशा रहता है? क्या कर सकते हो? और कैसा नशा करता है? बचपने से कर रहे हैं। स्टेशन में भी बचपन से ही। बचपने से तुम्हारे जैसे लोग कितने लोग करते होंगे? जाने कितने लोग कर रहे हैं, बहुत लोग होंगे। नशे में डूबता बचपन, ये कहावत नहीं, ये एक हकीकत है। मैं आपको बता दूं, मैं इस समय खड़ा हूं कानपुर सेंट्रल स्टेशन सिटी साइड 9 नंबर पुल के ऊपर। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा, ये वही पुल है जिसमें जो छोटे छोटे जो बच्चे जो अपने घर से भाग जाते हैं और स्टेशन आते हैं, वो कहीं ना कहीं एक नशे की लत में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं नशा करते हैं। एक गैंग बनाकर छोटे छोटे बच्चे एक साथ एकत्रित हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जो नशे होते हैं रुमाल में डालकर वो एक नशा करते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये जो नशा है वो एक इनके हिसाब से एक सूखा नशा होता है। ये मेडिकल स्टोर हो गया या बुक स्टॉल हो गया, एक ट्यूब आता है जिसे हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। तो वो ट्यूब गाड़ी के पंचर बनाने के लिए भी काम आता है और कहीं ना कहीं वो ट्यूब ये जो बच्चे होते हैं वो लेके आते हैं, रुमाल में वो उस ट्यूब को डालते हैं। डालने के बाद उसका नशा करते हैं। और एक बच्चे नहीं, कई बच्चे कानपुर सेंट्रल स्टेशन में ऐसे हैं जो नशे के गिरफ्त में आ रहे हैं। अभी मैंने एक युवक से जो बात करी, उस युवक ने बताया कि हमारा जो बचपन है स्टेशन पे ही बीता है। मैं बचपन से ही नशा करते चला आ रहा हूँ और मैं सॉल्यूशन पीते चला आ रहा हूँ। जब उससे बात करी कि कभी तुमको जीआरपी या आरपीएफ या रेलवे पुलिस ने कभी आपको टोका या रोका, तो उसने साफ बताया कि कभी मुझे किसी ने ना रोका ना टोका। और यही वो पुल है। इस पुल में आपको दर्जनों बच्चे मिल जाएंगे जो नशा करते हैं, जो नशा करने के बाद जब नशा उन पर हावी हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं ट्रेनों में चोरी करते हैं और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब देखना यह है कि रेलवे प्रशासन इस पर कैसे लगाम लगाता है। कानपुर से के न्यूज के लिए मोहित पांडे, कानपुर। और फर्रुखाबाद के कायमगंज स्थित द किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद में सर्वाधिक 93.69 लाख जीएसटी राजस्व जमा करने पर दानवीर भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह सम्मान फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित व्यापारी कल्याण दिवस कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी सहित अन्य अधिकारियों ने चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक शादाब असलम को प्रदान किया। कार्यक्रम में निजी क्षेत्र से श्री रामचंद्र प्रकाश के मालिक लक्ष्मी नारायण अग्रवाल की पत्नी मोनिका अग्रवाल सहित कुल 15 करदाताओं को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी सभागार में दिखाया गया, जिसमें कायमगंज निवासी डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल सीपी मिल्क फूड्स ज्ञानदूत को सम्मानित होते देख उपस्थित लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया है।
श्री विपिन कुमार नाग सर, उपायुक्त राज्य कर विभाग फरुखाबाद, आदरणीय अनिरुद्ध कुमार राय जी सहायक, आप लोग भी हमारे व्यापारियों के अभिनंदन समारोह में। सर श्री मां विंध्यवासिनी कंस्ट्रक्शन श्री आशुतोष त्रिपाठी जी 2,57,00,000 रुपए सर्वोच्च राजस्व कम देने वाले ये व्यापारी बंधु हैं। मैं आवाज देता हूँ सर श्री मां हित कार्य के व्यवस्थित और विस्तारण में राजस्व का बड़ा वैल्यू होता है और राजस्व व्यापारी बंधुओं के माध्यम से ही मिलता है। विधिक दृष्टि से सब लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएं और सरकार के जो अनुमन्य सुविधाएं हैं उसका लाभ लें और देश के कल्याण में अपनी भूमिका निभाएं। और कासगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिवस 4 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगने से घायल हो गया है और पुलिस ने घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार जारी है। वहीं पुलिस को आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस व खोखा कारतूस बरामद किया है। कासगंज कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 5 वर्षीय मासूम बीती 28 जून को अपनी मां के साथ क्षेत्र के ही एक गांव में अपनी ननिहाल में आई हुई थी और तभी बीती देर शाम पड़ोस का रहने वाला 30 वर्षीय प्रदीप मासूम को चॉकलेट का लालच देकर अपने घर के ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में ले गया, जहां प्रदीप ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर के आसपास के लोग मौके की ओर दौड़ पड़े और लोगों को आता देख प्रदीप मौके से फरार हो गया। वहीं मासूम के परिजनों ने घटना की जानकारी 112 पर दी और जानकारी मिलते ही 112 पुलिस की गाड़ी मौके पर जा पहुंची और मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मासूम की मां की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी अंकिता शर्मा ने कासगंज कोतवाली एसओजी व सर्विलांस की टीम गठित कर जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। और इसी के चलते कासगंज कोतवाली एसओजी व सर्विलांस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस पार्टी ने नदरई नहर पिकनिक पॉइंट के पास घेराबंदी कर छापा मार करके ये कार्रवाई की। पुलिस को आता देख आरोपी प्रदीप ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया और पुलिस ने जवाब में आत्मरक्षा करते हुए गोली चलाई, जिससे अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने घायल आरोपी प्रदीप को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा व खोखा कारतूस भी बरामद किया है। मैं कासगंज शांतापुरी मोहल्ले में एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी, जिसमें सूचना मिले तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके कार्रवाई करते हुए उसने अभियोग पंजीकृत किया और आरोपी प्रदीप जोशी को तत्परता से तलाश शुरू कर दिया, जिसमें गिरफ्तारी हुई एसएचओ कासगंज और एसओजी सर्विलांस की टीम लगी हुई थी। आज मुखबिर की सूचना मिली कि नदरई पुल के पास आरोपी कहीं भागने के फिराक में। सूचना पे तत्काल एसएचओ कासगंज की टीम और एसओजी सर्विलांस की टीम तक मौके पहुंची और जब इस घेराबंदी के लिए शुरू कर दी तो ये पुलिस को देखते भागना शुरू किया। पुलिस ने जब इसको घेरना शुरू किया तो इसने पुलिस के ऊपर जान से मारने के लिए फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी बचाव करते हुए फायर किया, जिससे इसके पैर में गोली लगी और ये मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। खबर गाजीपुर से, जहां जनपद में आवास प्लस 2024 के अंतर्गत चल रहे सेल्फ सर्वे कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। परियोजना निदेशक राजेश यादव ने 7 ब्लॉक विकास अधिकारियों यानी कि बीडीओ का वेतन रोकने का निर्देश दिया, जिससे प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गए। आपको बता दें कि सादात जखनिया
मर्दह जमानिया, मनिहारी, सैदपुर, देवकली के बीडीओ पर यह कार्रवाई की गई है और सादात के जोखनिया में सैदपुर देवकली परियोजना निदेशक राजेश यादव ने बताया है कि सेल्फ सर्वे के साथ ही जो कार्य है वो जारी है और निर्देशों के बावजूद अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही थी। कई बार चेतावनी देने के बावजूद जब सुधार नहीं हुआ तब मजबूर होकर यह कार्रवाई की गई और उन्होंने साफ किया कि यह कदम लाभार्थियों को समय पर आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। और खबर कानपुर से, जहां एक और बचपन किताबों को लेकर के खेल रहा है और सपनों से जुड़ा होता है, तो वहीं कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर इसका उल्टा दृश्य देखने को मिला। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 के ऊपर पुल पर दर्जनों बच्चे नशे की गिरफ्त में नजर आए। ये 5 से 12 साल के बच्चे थे। व्हाइटनर और सॉल्यूशंस ट्यूब जैसे सस्ते लेकिन खतरनाक नशे के आदी हो चुके हैं। के न्यूज के संवाददाता मोहित पांडे की पड़ताल में यह चौंकाने वाला सच सामने आया कि ये बच्चे नशे के लिए ट्रेनों और स्टेशनों पर चोरी करते हैं। जब पैसे नहीं मिलते तो यात्रियों के सामान चुराने से भी पीछे नहीं हटते। कई बार पकड़े जाने पर ये बच्चे ब्लेड से हमला भी कर देते हैं। स्थानीय युवक गिल्ली दादा और ने बताया है कि वह खुद बचपन से स्टेशन पर रह रहा है और अब कई छोटे बड़े बच्चे उसके साथ नशे के इस दलदल में फंस चुके हैं। इन बच्चों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं है और दुकानों से आसानी से मिलने वाले व्हाइटनर और सॉल्यूशन का बिक्री पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह स्थिति न केवल इन बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़ा करती है बल्कि शहर की कानून व्यवस्था और सामाजिक तंत्र की निष्क्रियता को भी उजागर करती है। और जनपद के डकोर थाना क्षेत्र अंतर्गत बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास रविवार को एसओजी सर्विलांस टीम और डकोर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात अपराधियों से मुठभेड़ हो गई और इस दौरान बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्त कर लिया, जिनमें से 2 गोली लगने से घायल हो गए हैं और जबकि एक बदमाश मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर कई राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए, जबकि एक बदमाश ने घिरता देख मौके से पर ही सरेंडर कर दिया। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार सघन कॉम्बिंग कर रही है। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मौके से अवैध हथियार, कारतूस और एक कार भी बरामद की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पकड़े गए बदमाश लूट, हत्या, डकैती और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं और इनके खिलाफ जालौन, हमीरपुर और महोबा जिलों में 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसओजी प्रभारी जनपद जालौन को एक टिप मिला था कि हमीरपुर, महोबा के कुछ शातिर अपराधी हैं जो नकदजनी, लूट, डकैती, रंगदारी इत्यादि प्रकार की घटनाएं करते हैं। वो उरई के एक शराब ठेके पर देखे गए और संभावना है ये कहीं न कहीं घटना कारित करेंगे। इस सूचना पर कोतवाली डकोर और एसओजी प्रभारी उरई दोनों की संयुक्त टीम एक मैसिव सर्च ऑपरेशन चला रही थी। तभी इन्हें सूचना मिली कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास ये अपराधी इकट्ठा हैं। और खबर सोनभद्र से,
जहां दुद्धी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से चावल की बोरियों के नीचे छिपा कर रखा गया और 10 कुंतल गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। घटना शनिवार देर शाम की है, जब दुद्धी कोतवाली के सामने एक चाय की दुकान के पास खड़ी ट्रक को हटाने पहुंचे पुलिस को चालक अचानक भागता नजर आया। संदेह के आधार पर जब ट्रक की तलाशी ली गई तो चावल के बोरों के नीचे 40 बोरियों में अवैध गांजा बरामद हुआ है। नाला मार्ग पर ग्राम रजगढ़ के पास एसएचओ दुद्धी द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी एक आयसर ट्रक रुकी और उसका वाहन चालक भागने लगा। जब ट्रक को चेक किया गया तो उसमें चावल की बोरियों के बीच से 10 क्विंटल अवैध गांजा बरामद हुआ। वाहन चालक, वाहन स्वामी एवं अज्ञात तस्करों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। और बाराबंकी जिले के प्रमुख तीर्थ स्थल लोधेश्वर महादेवा में 11 जुलाई से श्रावण मास मेला का शुभारंभ होने जा रहा है। मेले की तैयारियों को लेकर के मंगलवार को जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक विस्तृत कार्य योजना तैयार की और डीएम ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरा, निगरानी, चिकित्सा सुविधा, प्रकाश और व्यवस्था, पार्किंग, खाद्य सामग्री के साथ ही जांच और अवैध अतिक्रमण हटाने जैसे बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। डीएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। एसडीएम को मेला क्षेत्र की कार्य योजना, डायग्राम सहित तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन सतर्क और सुविधा देने पर जोर दे रहा है। एक बैठक थी जिसमें श्रावण मेला इस बार का जो आने वाला है 4 सोमवार पड़ेंगे। 14 जुलाई से स्टार्ट होकर चारों सोमवार पर विभिन्न क्षेत्रों से स्थानीय लोग भी और आसपास के क्षेत्रों के लोग, कानपुर, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश से भी कुछ लोग कांवड़ यात्री आते हैं और यहाँ पर जल चढ़ाते हैं, जल लेकर जाते हैं। तो 4 सोमवार हैं। उसके अलावा भादों कजरी तीज जो होता है उस पर भी 3 दिवसीय बड़ा मेला लगता है। तो वहाँ पर पूरा मजिस्ट्रेट की ड्यूटी, पुलिस की ड्यूटियाँ, इसके अलावा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ड्यूटी रहती है। जो वहाँ पर 2 तालाब हैं, अभरन है, बोहनिया तालाब है, तो वहाँ पर पीएससी की फ्लड यूनिट के जवान लगते हैं, बोट की व्यवस्था रहती है। चौका घाट पे भी कुछ लोग स्नान करते हैं, वहाँ पर भी व्यवस्था रहती है। तो इस प्रकार से 4 जोन और 9 सेक्टर में पूरे क्षेत्र को डिवाइड करके। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी सहयोगी गरिमा वाजपेयी के साथ आगे की खबरें आप देखिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। इसी बीच एक बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां मोदी सरकार की 11 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। बीजेपी अल्पसंख्यक की ओर से हम जानकारी सामने आ रही है। अल्पसंख्यकों का पैगाम, मोदी के साथ मुसलमान कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े नेता हुए शामिल, ये अहम खबर आपको हम बता दें। ये बड़ी खबर, बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग कार्यक्रम में पहुंचे, ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद, अहम जानकारी आपको हम बता दें। मंत्री दयाशंकर सिंह, दानिश आजाद अंसारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख कार्यक्रम में मौजूद रहे। कई अहम लोगों की मौजूदगी कार्यक्रम में नजर आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर कानपुर से है। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की बैठक शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क बगिया गेट नंबर 4 में संपन्न हुई। बैठक में सरकार के साथ 18 मार्च व 7 अप्रैल को जारी कार्यवृत्त का अनुपालन कराने, इटावा कांड में नेत्रहीन व कानपुर में बधिर व्यक्ति के साथ पुलिस द्वारा मारपीट की निंदा की गई और कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार जारी कार्यवृत्त का अनुपालन करके लेखपाल, मुख्य सेविका, अभ्यर्थियों को
नौकरी देने, नौकरी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी देने, पेंशन 5,000 रुपए करने, दिव्यांगजन अधिनियम 2016 लागू करने, दिव्यांग ट्रैफिक वार्डन को चौराहों पर तैनाती करने, आसरा आवास में दिव्यांग कोटे में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने व सरकार को चेतावनी पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में 1 व 2 जुलाई को शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में सिटी बस में निःशुल्क यात्रा के लिए पास बनाने, पेंशन, रोजगार के लिए ऋण, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, कान की मशीन, व्हीलचेयर, छड़ी और कृत्रिमंग आदि सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है। नमक सेव का अभ्यर्थियों के लिए किया, केवल ढकोसला चल रहा है सरकार का कि आंदोलन किसी तरह दबा दिया जाए। अब जो आंदोलन होगा वो दबेगा नहीं, रुकेगा नहीं जब तक कोई लिखित शासनादेश जारी नहीं हो जाता। कार्यवृत्त जारी करने का क्या मतलब है? आपने 2 कार्यवृत्त जारी की और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी विभाग नहीं कर रहा है। झारखंड के गोड्डा जिले के देवडांग थाना क्षेत्र में एक बड़ी और साहसिक खबर सामने आई है, जहां भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता शुभम मंडल ने सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय देते हुए एक अवैध गौ तस्कर को रंगे हाथों पकड़ लिया। घटना उस समय की है जब शुभम मंडल को विश्वसनीय सूत्रों से ये सूचना मिली कि कुछ असामाजिक तत्व गौ तस्करी की योजना बना रहे हैं और मवेशियों को बंगाल की ओर ले जाया जा रहा है। बिना समय गंवाए शुभम मंडल मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से तस्करों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने अवैध तस्करी में शामिल मवेशियों को देवडांग थाना प्रभारी को सौंप दिया। भाजपा किसान मोर्चा के प्रवक्ता के साहसिक कदम की स्थानीय जनता और क्षेत्र के लोगों ने जमकर सराहना की है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह सक्रिय तो नहीं है। पकड़ाएगा तो हम लोग लिखित देंगे, तब केस होगा उस पर। ये काम सरकार का है, प्रशासन का है। सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे गुरुग्राम। मन की बात सुनने के लिए जुटे बीजेपी के बड़े नेता जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे और मोहनलाल बटोली और राव नरबीर भी मौजूद। पीएम मोदी के मन की बात का आज 123वां एपिसोड सामने आया। गुरुग्राम बना मन की बात का विशेष केंद्र। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां आज मन की बात कार्यक्रम को लाइव सुना है। जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में पहुंचे और इसके साथ ही कई अहम लोगों की भी मौजूदगी नजर आई है और सीएम नायब सिंह सैनी भी इस कार्यक्रम में मन की बात सुनते नजर आए। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनते नजर आए हैं जेपी नड्डा। कई अन्य लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है फरीदाबाद से, जहां पर मुजेसर थाना क्षेत्र में शनिवार को शाम स्कूटी पर सवार 2 महिलाएं बिजली के तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गईं। सेक्टर 23 निवासी 35 वर्षीय महिला कृष्णा की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसकी रिश्तेदार महिला का गंभीर हालत में इलाज जारी है। संजय कॉलोनी निवासी नरेश विश्वास ने पुलिस को दी तहरीर में यह बताया कि उसके छोटे भाई की पत्नी कृष्ण नरेश की पत्नी कोंकणा राय के साथ संजय कॉलोनी वापस आ रही थी। गली नंबर 12 से गुजरते समय स्कूटी बिजली के टूटे तार की चपेट में आ गई, जिससे दोनों महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं। सूचना पाकर आनन फानन में पहुंचे परिजनों ने महिलाओं को निजी अस्पताल पहुंचाया है, जहां डॉक्टरों ने कृष्णा को मृत घोषित कर दिया, जबकि रिश्तेदार महिला का इलाज जारी है। परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। भाई जिनको करंट लगा वो हमारा बहू लगती है, मैं उनका जेठ लगता हूँ। क्या नाम है? कृष्णा विश्वास। वो घर में सेक्टर 23 में काम करने गई थी, ठीक है। 10 साढ़े 10 बजे वहाँ से लौटना था तो बारिश हो गया था, तो उनकी संग में जो हमारे एक भांजा बहू है, वो कह रहा है उनकी माई लगती है, तो अगर माई बरसात हो रहा है, चलो मैं स्कूटी में छोड़ आता हूँ। उनको घर छोड़ने जा रही थी। बीच में घर के आसपास एक तार गिरा हुआ था बिजली का, उसमें स्कूटर में उनको वो तार उसमें चपट लिया।
अगली खबर है कांकेर से, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित सुशासन त्योहार के तहत जिले में नागरिक की शिकायतों का त्वरित समाधान किया गया। इसी कड़ी में ऐसे बेड़ा पंचायत के सुकुमार दास द्वारा विद्युत विभाग में बिजली बिल भुगतान से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई गई थी। मुख्य कार्यपालन अभियंता आर.के. चौहान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल निराकरण किया। इसके साथ ही अन्य विभागीय समस्याओं का भी मौके पर निपटारा किया गया। मुख्य अभियंता के परलकोट आगमन से ग्रामीणों को, विशेषकर किसानों को समय से चल रही लो वोल्टेज समस्या से राहत मिली है। सुशासन त्योहार में विभागों की तत्परता के स्थानीय नागरिकों ने सराहना की है। हमारे पास मांग के 216 आवेदन थे सर, और शिकायत के 10, और 216 मांग के आवेदन का हमने निराकरण कर लिया है। और जो शिकायत है, शिकायत में 4 दूसरे क्षेत्र के थे जो उनको हमने फॉरवर्ड कर दिया है। और हमारे पास आज की स्थिति में किसी प्रकार का निराकरण के लिए लंबित नहीं है। एक शिकायत थी सर सेवेड़ा क्षेत्र से, एक सुकुमार दास जी हैं, जिनका शिकायत ये था कि उनका 19,668 रुपये का बिल था, जिसमें से वो पेमेंट 10,000 का कर दिए हैं, परंतु उनके बिल में वो 3 साल बाद भी माइनस नहीं दिख रहा है। एक टिपिकल था जिसको हमने निराकरण किया और उपभोक्ता को उसका लाभ, समाधान शिविर का लाभ मिल चुका है शासन की योजना का। अगली खबर बिहार से है। बिहार के किशनगंज में जहां मानसून की दस्तक के साथ ही राज्य में अंगूर संरचनाओं की पोल खुलने लगी है। ठाकुरगंज के पथरिया पंचायत स्थित जंगल भिट्टा क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल का अप्रोच भारी बारिश के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ये पुल किशनगंज के कॉलेज मोड़ से चोटी बंगाल सीमा को जोड़ने वाली 16 किलोमीटर लंबी सड़क का हिस्सा है, जिसे लगभग 1,000 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। अप्रोच ध्वस्त होने से बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच संपर्क पूरी तरीके से बाधित होने की बात सामने आई है। आप लोग देख सकते हैं कंडीशन बहुत खराब है, और बारिश के दिन में इधर से स्कूल की गाड़ी जाती है, बच्चे सब जो पढ़ाई करने जाते हैं, और अगर ये पुल का यही स्थिति रहा तो बाढ़ के समय इधर से बच्चों लोग का स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही एक रास्ता है, मेन रास्ता जो इधर ठाकुरगंज और इधर बिधा को जोड़ती है, और जब तक ये सही से ठीक नहीं होगा तो इस रास्ता से जाना आना बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम लोग अपील करना चाहते हैं कि ये पथरिया पंचायत और चुगटला गांव के बीच में जो ये पुल बना हुआ है, नया एक महीना हुआ है, जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए। निर्माण तो देख रहे हैं सर कि मतलब 1 महीना भी हुआ नहीं पुल चालू होने का, और पहला बारिश में ही हम लोग का पुल टूट गया है, और हम लोग को आने जाने में कठिनाई होती है। प्लस हम लोग का जो ट्रैक्टर वगैरह से भी आने जाने में दिक्कत हो रही है। कभी हम लोग भी अगर अनाज वगैरह सब इधर से लेके जाएंगे आएंगे, कोई हादसा हो सकता है। इसी को लेके हम ऑफिसर बड़ी जो हम लोग अधिकारी हैं उन लोग से कहना चाहते हैं कि लोग एक बार देख के निरीक्षण करके जाइए और देख के आइए क्या हालत हुआ है। 1 महीना भी चालू नहीं हुआ है, 1 महीना भी मतलब चालू होने के बाद हुआ ही नहीं है, फिर पहला बारिश में ही ख़त्म हो गया पुल। और अगली खबर बिहार के शेखपुरा जिले से है, जहां पर हथियावा थाना क्षेत्र अंतर्गत टाटीपुल के पास सीसीपी संचालक के कलेक्शन एजेंट से हुई 3,93,678 रुपए की लूट की गुत्थी पुलिस ने महज 2 घंटे के भीतर सुलझा दी। एसपी बलराम कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि जांच के दौरान लूट की घटना फर्जी निकली और खुद एजेंट दीपक कुमार ने पैसे के लालच में साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर छिपाई गई पूरी रकम भी बरामद की। इसको लगभग 7 बजे हथियावा थाना पर पिंटू कुमार, जो कि सामाचक बरबीघा के रहने वाले हैं, वो थाने पर आए और बताए कि वो यूनियन बैंक एवं फिनो पेमेंट बैंक के सीसीपी संचालक हैं और इनका कलेक्शन एजेंट जिसका नाम दीपक कुमार है, वो पैसा कलेक्ट करके आ रहा था, जो कि मेहुस मोड़ स्थित फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस से पैसा लेकर जाने के क्रम में रास्ते में टाटी पुल के पास करीब 5:15 बजे मोटरसाइकिल सवार अपराधियों द्वारा पिस्टल का भय दिखाकर लगभग 3,93,678 रुपया लूट लिया गया। हमारे टीम के द्वारा घटना स्थल पर ले जाकर के छानबीन की गई तो उसके द्वारा जो अपने शरीर पर कीचड़ विचड़ लगा रखा था और जिस जगह घटना स्थल दिखाया जा रहा था उस जगह वैसा कोई कीचड़ ही नहीं था, जिससे कि ये
साबित हो सके कि इस जगह कोई घटना घटी हो। ये सारा संदेह होने पर कलेक्शन एजेंट दीपक कुमार से जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो इसके द्वारा स्वीकार किया गया कि पैसा बचाने के चक्कर में, गबन करने के चक्कर में मेरे द्वारा यह झूठा अफवाह फैलाया गया कि हमारे साथ कोई लूट की घटना हुई है। और इस बीच बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बताते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि यूपी में आईएएस अफसरों की फेरबदल का ऐलान। लखनऊ से बड़ी जानकारी, यूपी में आईएएस अफसरों की फेरबदल का ऐलान। 8 वरिष्ठ अफसरों के अहम तबादले की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कुछ अफसरों को मिले अतिरिक्त प्रभार, ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। कुछ अफसरों को अतिरिक्त प्रभार मिले। आलोक कुमार को हिंदी संस्थान की जिम्मेदारी भी सौंपी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राकेश कुमार सिंह बने यमुना एक्सप्रेसवे सीईओ। अहम खबर आपको हम बता दें, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का प्रभारी राकेश को बनाया गया। योगेश कुमार को लेकर भी अहम जानकारी सामने आ रही है। डॉक्टर हीरालाल को मिला राष्ट्रीय एकीकरण विभाग की जिम्मेदारी। अनामिका सिंह को पर्यावरण विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राकेश कुमार सिंह बने यमुना एक्सप्रेसवे सीईओ। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का प्रभारी राकेश को बनाया गया, ये बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता दें। योगेश कुमार बने सहकारी समितियों के प्रभारी आयुक्त। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी जुड़ चुके हैं। अभ्युदय, कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, कई लोगों के नाम सामने आए हैं, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? आईएएस अफसरों के फेरबदल का ऐलान हो गया? देखिए, इसमें कुल 8 आईएएस अफसरों के जिम्मेदारियों में फेरबदल हुआ है। और जिस हिसाब से देखा जाए तो आलोक कुमार, जो कि सरकार के बहुत खास अफसर माने जाते हैं, और आलोक कुमार के पास नियोजन, प्रमुख सचिव नियोजन तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन का चार्ज था। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का चार्ज था। फिर भी उन्हें 3-4 पद एक साथ दे दिए गए हैं। जैसा कि देखें कि पुनर्गठन, समन्वय, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण, सामान्य प्रशासन एवं हिंदी संस्थान का निदेशक का भी उनको चार्ज दे दिया गया है। वहीं राकेश कुमार सिंह को ईडा यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। साथ में उनको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। वहीं योगेश कुमार को देखें तो कई लगभग 4 से 5 सालों से ये साइडलाइन चल रहे थे। कई ऐसी जगहों पर रहे जिसमें कोई विशेष कार्य नहीं देखा गया, लेकिन अब इन्हें मुख्य धारा में लाया गया है। इन्हें प्रभारी आयुक्त के तौर पर निबंधक एवं सहकारी समितियों में जोड़ा गया है। और हीरालाल काफी मशहूर अफसर हैं और ग्राम विकास विभाग में इनके काफी काम देखे गए, लेकिन पता नहीं किसी कारण से इनको राष्ट्रीय एकीकरण भेजा गया। राष्ट्रीय एकीकरण एक प्रकार से सजा के रूप में माना जाता है। वहीं अनामिका सिंह को सीईओ बनाया गया है क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अथॉरिटी का। और वही वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का भी अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है। और वही भवानी सिंह फरगौत अभी अपने विभाग से हटाए गए थे, प्रशिक्षण किए गए थे। इनको विशेष सचिव राजस्व विभाग भेजा गया है। वहाँ एक साइडलाइन का पद है। और सान्या छाबड़ा जो है वो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी हरदोई, सीडीओ हरदोई बनाई गई है। वहीं से ईशा प्रिया जो है एमडी बनाई गई है राज्य पर्यटन विकास निगम की। जी बहुत शुक्रिया अभिनय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 वरिष्ठ अफसरों के अहम तबादले सामने आए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर। राकेश कुमार सिंह बने यमुना एक्सप्रेसवे सीईओ।
एक और बड़ी जानकारी लखनऊ से ही आपको बताते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से ही आपको बता दें, जहां पर खनन क्षेत्र में यूपी बना पारदर्शिता का मॉडल। सीएम योगी की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। जेएसडब्ल्यू, अडानी, टाटा स्टील जैसे दिग्गजों की यूपी में रुचि होने की बात कही गई है। बड़ी खबर लखनऊ से खनन निवेश को लेकर कॉरपोरेट सेक्टर में उत्साह। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां कॉरपोरेट सेक्टर में उत्साह। खनिज राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि। 2 माह में 623 करोड़ का संग्रह होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, नदी कैचमेंट क्षेत्रों में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्राकृतिक संतुलन से नहीं होगा समझौता। सीएम की ओर से अहम बातें। लखनऊ से खबर, खनन क्षेत्र में यूपी बना पारदर्शिता का मॉडल। सीएम योगी की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। जेएसडब्ल्यू, अडानी, टाटा स्टील जैसे दिग्गजों की यूपी में रुचि होने की बात सामने आई है। एक और बड़ी खबर आपको लखनऊ से ही बताते हैं। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता दें, योगी सरकार बनाने जा रही 75 आत्मनिर्भर गौशालाएं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, हर जिले में खुलेंगी गोपेंट, जावेद खाद की यूनिटें। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हर जिले में खुलेंगी गोपेंट, जावेद खाद की यूनिटें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गोवंश आधारित नवाचार को बढ़ावा देने में बड़ा कदम होने की बात सामने आई है। यूपी में ग्रामीणों को मिलेगा बड़े पैमाने पर रोजगार। बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।